नमस्ते दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है अतुल गायकवाड़। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मुझे 20 साल का फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से आप फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो उसी तरीके से मैं भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करता हूँ। और जिस तरीके से आपके क्लाइंट है उस तरीके से मेरे भी लगभग 600 के आसपास क्लाइंट है मेरे, जिनको मैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मैं एक ट्रेनर भी हूँ, काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने आज तक कंडक्ट किए हैं। तो आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। और वो रिटायरमेंट प्लानिंग है आपका, क्योंकि हम जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा क्लाइंट के रिटायरमेंट के प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप हो या मैं हूँ, हम भी एक दिन रिटायर होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें भी हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना और उस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ करना हमारे लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी उस क्लाइंट के लिए है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे अपनी रिटायरमेंट का डेट मैं खुद फिक्स कर सकता हूँ, या मैं तो कभी रिटायर ही नहीं होने वाला हूँ, तो उस भ्रम से थोड़ा सा बाहर निकल के आइए। क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो शायद आगे चल के पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। और कई बार हमारे क्लाइंट भी हमें इसी तरीके से जवाब देते हैं कि मैं कहाँ रिटायर होने वाला हूँ। खास करके जो प्रोफेशनल्स है या बिजनेस ओनर्स है वो यही कहते हैं हमें। तो अगर आपको भी लगता है तो आप भी उसी की तरह सोच रहे हो। ठीक है। तो ये कई सारी बातों के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है? तो सबसे पहले एक समझते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो जिस तरीके से क्लाइंट के लिए मार्केट में जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए जरूरी है, उसी तरीके से ये हमारे लिए भी जरूरी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो काफी सारी बातें आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे उसके बारे में। जैसे कि हम लोग ज्यादा दिन जिंदा रहने वाले हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है खुशी की बात हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ये सोच रहे कि और इतने साल अगर जीना है तो कैसे जी पाएंगे। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जिसकी जेब में पैसा है उसके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिस आदमी के पास पैसा नहीं है, हो सकता है उसके लिए ये बहुत कठिन समय होगा। तो हम ज्यादा दिन जिंदा रहने वाले, इसके लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। आज जिस पैसे में अपना घर चला पा रहा हूँ, शायद रिटायरमेंट के बाद उतने पैसे में मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है, ताकि रिटायरमेंट के बाद जब खर्चे शुरू रहेंगे और जब वो खर्चे बड़े होंगे तो उसको चलाने के लिए या अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मेरे पास पैसे चाहिए। तो उसके लिए मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें एलआईसी से कोई पेंशन मिलने वाली नहीं है, गवर्नमेंट से कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है, ना समाज से हमें कुछ मिलने वाला है, ना फ्रेंड्स और रिलेटिव से हमें कुछ मिलने वाला है। तो किसी भी तरह की कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जो कुछ भी है वो हमें ही करना है। तो कोई आके और हमारी मदद नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि कोई बैंक आपको लोन भी नहीं देगा रिटायरमेंट के बाद। तो अगर हमें पता है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए और कोई कुछ भी नहीं करने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग मुझे खुद प्लान करने की जरूरत है। न्यूक्लियर फैमिलीज है, जॉइंट लाइफ फैमिली सिस्टम तो अभी ज़्यादा है नहीं। न्यूक्लियर फैमिलीज है, इसका मतलब ये है कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। तो मुझे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था कि कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना सरकार, ना समाज, ना दोस्त और रिश्तेदार, कोई भी कुछ नहीं करने वाला, कहीं से कोई मदद नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मुझे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो खुद करने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम लोग प्रॉपर सेविंग नहीं करते हैं, और खास करके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए
क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत दूर है, शायद आप लोगों को भी ये लगता होगा कि ये बहुत दूर है, और शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं तो कहाँ रिटायर होने वाला हूँ, मैं तो आगे जाके और काम करूँगा, तो मुझे रिटायरमेंट की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। आज हमें जैसे लगता है कि आज जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से रिटायरमेंट के बाद भी चलेगा, तो मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण होता है रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करने का, क्योंकि मुझे ये पता नहीं होता है कि आगे मुझे कितना चाहिए और आगे जाके खर्चा कितना होने वाला है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और क्योंकि मैं इसके लिए प्रॉपर सेविंग नहीं करता हूँ, तो इसलिए मुझे प्रॉपर प्लान बना के रिटायरमेंट प्लानिंग करना आपके लिए और मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे क्लाइंट के लिए ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि आज की सिचुएशन क्या है हिंदुस्तान में, तो आज जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 12% लोगों को, यानी कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, 12% लोगों को सिर्फ पेंशन मिलने वाली है, यानी कि 88% लोगों को पेंशन नहीं मिलने वाली है। उन्हें अपनी पेंशन का इंतजाम खुद करना है, और गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि आप अपने रिटायरमेंट का इंतजाम आप खुद करिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब नए एम्प्लॉयज जो भी ज्वाइन हुए हैं उनके रिटायरमेंट प्लानिंग की जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं ले रहा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम स्टार्ट किया। और ये 12% जो है ये धीरे धीरे जिस तरीके से लोग रिटायर होते जाएंगे ये कम होता जाएगा। तो आज 88% लोगों को पेंशन नहीं मिलने वाली है, और जो बिजनेस ओनर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, आप और मैं हूँ, हमें भी ये नहीं मिलने वाली है। हमारे लिए पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं। रिटायर होने के बाद हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो लोगों की एक सोच है कि रिटायरमेंट के बाद ठीक है बच्चे संभाल सकते हैं। अब मैं इस विषय में और कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप खुद सोच सकते हो इसके बारे में कि क्या आपको क्या लगता है, ये आपका डिसीजन। सवाल ये नहीं है कि बच्चे देखेंगे या नहीं देखेंगे, सवाल ये है कि क्या मुझे या मैं अपनी पूरी आर्थिक जिम्मेदारी अपने बच्चों पे डालना चाहता हूँ या नहीं डालना चाहता। सवाल सिर्फ उतना ही है। तो आप सोचिए आपको क्या करना है। आगे जाके मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी यही मुझे पता नहीं होता है, इसीलिए लोग प्लानिंग नहीं करते, और शायद इसीलिए आपने भी कभी इसको नहीं किया होगा। आज अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरा रिन्यूअल कमीशन अच्छा आ रहा है तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रिन्यूअल कमीशन अगर आप काम नहीं करते हो आगे चल के, या उतनी देर तक काम नहीं करते हो, तो रिन्यूअल कमीशन भी धीरे धीरे कम होता रहता है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद आप किस तरीके से मैनेज कर पाओगे। क्या आपको पता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे की ज़रूरत है। ये सारा कैलकुलेशन जो हम हमेशा क्लाइंट के लिए करके देते हैं, क्या ये कभी आपने अपने लिए किया है, कभी देखा है इस चीज़ को, कभी समझा है कि कितना आपको ज़रूरत है, कितने पैसे की आपको ज़रूरत होगी, आपको कितना मंथली पेंशन रिक्वायर्ड है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है या इसका कैलकुलेशन किया है। ठीक है, सोचिए इसके बारे में। 60+ जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक 171% से ग्रो करेगा। आज हमारे पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो यंगस्टर्स की है, मतलब 35 और उसके कम उम्र के लोग सबसे ज़्यादा है हमारे पॉपुलेशन में। 2050 आते आते ये पिक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको रिटायर्ड लोग ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाए। अब ये जो प्रॉब्लम आज जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे जापान है या चाइना है इसको फेस कर रही है आज, कि वर्किंग पॉपुलेशन कम है, रिटायर्ड लोगों का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये हमारा सिचुएशन होगा 2050 आते आते। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 72% रिटायर्ड लोग जो है वो रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं, और सिर्फ एक कारण से कि उनको घर चलाना है।
अब इसका एक ही कारण हो सकता है कि उन्होंने रिटायरमेंट का कोई भी प्लानिंग नहीं किया है और उसके लिए उनको फिर से काम करने की जरूरत पड़ रही है। अब आप सोचिए कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी काम करना है या आपको एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ जीना है। और ये उस बात पे निर्भर करेगा कि आपने अपने पैसे के साथ क्या किया। और एक सबसे बड़ी जो चिंता रिटायर्ड लोगों को ये सता रही है या उनका ये ओपिनियन है कि काश मैंने जल्दी स्टार्ट किया होता तो आज हो सकता है मैं किसी अलग सिचुएशन में होता। ये सबसे बड़ा रिग्रेट है। अब ये सिचुएशन है प्रेजेंट। HSBC ने एक सर्वे किया था, फ्यूचर ऑफ रिटायरमेंट। तो उनके सर्वे के हिसाब से 68% लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद बच्चे उनको संभालेंगे। जैसे कि नॉर्मली काफी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद बच्चे उनको संभालेंगे, शायद आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो रियलिटी ये है कि सिर्फ 30% लोग उसमें से जो है उनको उनके बच्चे संभाल रहे थे। और काफी सारी बातें हम जाके क्लाइंट को बताते हैं, आप जाके क्लाइंट को बताते होंगे कि सर रिटायरमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि बच्चों से पैसा मांगना अच्छा रहता है? आपको अगर किसी को गिफ्ट देना है या कुछ करना है तो क्या हर बात के लिए हम अपने बच्चों के पास जाएंगे? तो कभी क्या आपने इसके बारे में सोचा है खुद? क्योंकि ये समय आपके ऊपर भी आ सकता है आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर आपने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया है तो जो भी बातें हम जाके क्लाइंट को बता रहे हैं ना वो सारी बातें हमारे लिए उतनी ही लागू होती है। और इस सर्वे के हिसाब से 64% लोगों को ये चिंता थी कि जो मेडिकल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्या आगे चल के उस मेडिकल के कॉस्ट को मतलब मैं बेयर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये चिंता उन लोगों को सता रही थी। 58% लोगों को ये चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद क्या मैं एक पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ गुजार सकता हूँ, ये उनको चिंता सता रही थी। 49% लोगों को ये चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और 51% लोगों को ये चिंता सता रही थी कि करंट सेविंग जो है वो शायद उतना सफिशिएंट नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद। जो आज मेरे पास पैसा है या जो मैंने अभी जमा किया है और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ शायद रिटायरमेंट के बाद मुझे ये पैसा उतना सफिशिएंट नहीं होगा। ये चिंता उन लोगों को सता रही थी। तो एक बार आप देखिए कि आपने कितना सेव किया है और क्या आपको लगता है कि जो पैसा आपने सेव किया है क्या उससे आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छे तरीके से चला पाएंगे। और 51% लोगों को ये चिंता सता रही थी कि क्या मैं होम केयर, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि जब इंसान की उम्र हो जाती है तो उसको देखभाल करने के लिए भी कुछ लोग रखने पड़ते हैं। जैसे डे केयर में कोई एक आदमी आता है या नर्स आती है जो दिन भर उनकी देखभाल करती है, या ये कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं इस तरीके से, तो वो फ्री नहीं होते, वहां पे भी आपको पैसे देने की जरूरत है। तो क्या ये मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, ये भी चिंता उन लोगों को सता रही थी। तो आप देखिए ये सारी चिंताएं हमारी भी है, ठीक है, ये सारी चिंताएं हमारी भी है। तो आपने क्या किया है अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए? अब सबसे जरूरी चीज कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये एक रिटायरमेंट ट्रायंगल है, ये रिटायरमेंट ट्रायंगल है। तो रिटायरमेंट के बाद हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। आपके पास, मेरे पास ये तीन ऑप्शंस है रिटायरमेंट के बाद। एक, मैं नेटवर्क, जो शायद आप सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं काम करूंगा, जिसको हम कहते हैं कि मैन एट वर्क, यानी कि रिटायरमेंट के बाद आदमी काम करेगा। ठीक है, मैन एट वर्क, मैं काम करूंगा। दूसरा ऑप्शन है मनी एट वर्क, यानी कि पैसा अब मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, मैं काम नहीं करूंगा, पैसा मेरे लिए काम करेगा। ये दूसरा सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन है मर्सी एट वर्क। मर्सी का मतलब क्या है? दया। अब किसी की दया काम करेगी।
यानी कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, किसी के दया के ऊपर मुझे डिपेंड होना पड़ेगा। ये तीन ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये तीन ही ऑप्शन है आपके पास और मेरे पास। एक, या तो मैं काम करता रहूंगा, या मुझे काम अगर नहीं करना है तो मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा, या फिर अगर ये दोनों नहीं है तो मुझे किसी के दया के ऊपर जिंदा रहना पड़ेगा। तो अगर मैं ये सवाल आपको पूछूं और आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि आपको कौन से सिचुएशन में रहना अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है रिटायरमेंट के बाद आपका सिचुएशन किस तरीके से होना चाहिए? आप हमेशा तो काम करना नहीं चाहोगे? क्या आप अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हो, या आप किसी के दया के ऊपर आप जिंदा रहना चाहते हो? ठीक है? आप सोच के देखिए कि आपको कौन से सिचुएशन में रहना है, आप अपने आप को कौन सी सिचुएशन में देखते हो। ये जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ तो आज तक 100% क्लाइंट ने मुझे यही कहा है, मनी एट वर्क। मुझे ये दो सिचुएशन में नहीं रहना है, क्योंकि मैं काम कर सकता हूँ लेकिन शायद मेरी तबीयत जो है वो मुझे काम करने की इजाज़त ना दे, या जिस उत्साह से आज मैं काम कर रहा हूँ, तो उम्र जिस तरीके से बढ़ती है उस तरीके से वो उत्साह या वो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती है, और मैं उस जोश के साथ और उसी तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। शायद अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ आ जाते हैं तो भी मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो 100% आज तक मुझे मेरे क्लाइंट्स ने कहा है कि मनी एट वर्क, और शायद आप भी यही कहोगे कि मनी एट वर्क, क्योंकि हम इन बाकी दो सिचुएशंस में अपने आप को देखना पसंद नहीं करते। अब अगर आपको लगता है मनी एट वर्क यानी कि पैसा मेरे लिए काम करेगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ये सोचना जरूरी है कि अगर पैसा काम करेगा तो उस पैसे को काम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे वो पैसा बनाना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट आप सोचिए कि क्या आपने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया है, कुछ पैसा बनाया है आपने, या फिर जो भी आपका सेविंग्स है क्या उससे आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, और उससे आपको जो मंथली पेंशन मिलने वाली है क्या वो आपके लिए काफी होगी? अब इसके लिए एक बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कितना पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो उसका एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितना पैसा हमें चाहिए होगा। अब मान के चले कि आपका एज है 35, में इस कॉलम को रेफर कर रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये येलो कलर में मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो मान के चलते कि आपकी उम्र 35 है, रिटायरमेंट एज आपका 60 है, तो 25 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। और आज अगर आपको लगता है कि रिटायर होने के बाद आज अगर आप रिटायर हो जाते हो, तो एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए दो लोगों के लिए, आपके लिए और आपके स्पाउस के लिए, महीने का अगर 25,000 पेंशन आता है तो ठीक है, मैं अच्छे तरीके से गुजारा कर सकता हूँ। तो आज अगर 25,000 है और अगर महंगाई 5% से अगर बढ़ रही है, तो 25 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको 84,000, 84,000 रुपए की जरूरत होगी हर महीना घर चलाने के लिए। ठीक है, 84,000 पर मंथ ये अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगी। अब अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी पकड़ के चल रहे कि 88, मतलब और 20 साल, रिटायरमेंट के बाद और 20 साल, और अगर हम इन्वेस्टमेंट रेट पकड़ के चल रहे 6%, तो ये 84,000 का पेंशन जनरेट करने के लिए आपको जो कॉर्पस चाहिए या रिटायरमेंट फंड चाहिए वो है 1,85,00,000, 1.85 करोड़, 1 करोड़, 1,85,00,000 का ये रिटायरमेंट फंड आपको चाहिए। और अगर आपको इस फंड को बनाना है, इस फंड को क्रिएट करना है, तो 26,000 रुपए आपको हर महीना सेव करना पड़ेगा, आज से लेके अगले 25 साल तक। एवरी मंथ आपको 26,000 रुपए सेव करने की जरूरत है, अगर ये 1,85,00,000 अगर आपको बनाने हैं
जिससे कि आपको 84,000 पेंशन मिलने वाली है। तो उसके लिए ये 26,000 रुपये आपको हर महीना सेव करना ये जरूरी है। ठीक है, अब उस तरीके से आप देख सकते हो आपका जो भी एज है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपका एज 40 है, ठीक है, आपका एज 40 है, तो आपको 66,000 रुपीज चाहिए रिटायरमेंट के बाद घर चलाने के लिए। और उसके लिए जो कॉर्पस आपको चाहिए वो है 1,45,00,000। और उसके लिए आपको 31,000 पर मंथ आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अब शायद यहीं पे आप लोग सोचना शुरू कर दोगे कि तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये जो 26,000 रुपये है पर मंथ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। या जो अगर मैं 40 एज का हूँ, तो अगर 25,000 भी, ये 25,000 तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मतलब आप कौन से सिटी में रहते हो इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिनिमम 25,000 तो चाहिए। ठीक है, तो ये 26,000 जो है, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, सबसे पहले तो ये सोच के देखिए कि क्या आप एट प्रेजेंट ये 26,000 रुपये हर महीना अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हो आपके रिटायरमेंट के लिए। क्योंकि ये चैलेंज, ये जब जाके हम हमारे क्लाइंट को बताते हैं तो वो भी हमें यही कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो शायद आज आप वही कहने वाले हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये 26,000, और 26,000 अगर हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, कि 26,000 रुपये मुझे भरने हैं हर महीने, इंटू 12 हर महीने, इंटू 25, यानी कि 25 साल मुझे भरने हैं, तो मुझे टोटल कितने भरने पड़ेंगे? 78 लाख रुपीज। ठीक है, अपने रिटायरमेंट के लिए। तो ये पैसा अगर आज आपके पास नहीं है, या आपको लगता है कि इतना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, तो क्या कर सकते हैं? तो दो ऑप्शन है, एक तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब प्लानिंग ये बंद नहीं कर सकते क्योंकि अभी उतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो कई लोग जैसे क्लाइंट हमेशा ये कहते हैं कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है इतना करना, तो कई बार वो टाल देते हैं। और धीरे धीरे फिर हम, अगर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो हम भी उनको फ़ोन करना बंद कर देते हैं। वो एक ऑप्शन है कि ये इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपको कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक है मैन एट वर्क, आपको ज़िंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा, या फिर मर्सी एट वर्क। ये दो ऑप्शन आपके पास है। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है जो काफ़ी लोगों के पास नहीं है। ठीक है, ये पैसा आप आसानी से बना सकते हो, 78 लाख रुपीज। ठीक है, ये बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके और मेरे पास है। ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों के पास आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो चाहे तो ये पैसा नहीं बना सकते, लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम ये 78 लाख रुपीज बना सकते हैं। अगर आप सोचोगे तो आप ये पैसा आसानी से बना सकते हो। 26,000 क्या, उससे ज़्यादा अगर भी लगता है तो भी आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए और एक कैलकुलेशन समझते हैं कि ये मैं किस तरीके से बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। तो ये है एक कमीशन कैलकुलेटर है। ठीक है, तो अगर आप 40,000 रुपये प्रीमियम पर मंथ करते हो, 40,000 प्रीमियम पर मंथ आप कर रहे हो, इतना बिजनेस आप कर रहे हो, 40,000 प्रीमियम एवरी मंथ। ठीक है, कितने साल के लिए? अगले 15 साल के लिए। अगले 15 साल के लिए अगर आप 40,000 रुपये प्रीमियम पर मंथ अगर आप कर रहे हो, और एवरेज पीपीटी जो है वो है, हम कंसिडर करें यहाँ पे 15 साल। ठीक है, ये 15 साल की पीपीटी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो 40,000 प्रीमियम पर मंथ अगले 15 साल के लिए। ठीक है, आपका रिटायरमेंट 25 साल के बाद है, लेकिन आप सिर्फ काम 15 साल के लिए अगर भी आप करते हो तो भी टोटल कमीशन आप देखिए यहाँ पे 79.20 लाख रुपीज आप जनरेट कर सकते हैं। यानी कि जो आपके रिटायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है
उतना ही अमाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ महीने का 40,000 प्रीमियम आपको करना है। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। आपका टोटल फर्स्ट ईयर कमीशन और रिन्यूअल कमीशन मिला के टोटल आपका अर्निंग हो जाएगा अगले 25 साल में 79 lakhs। और जो हमने कैलकुलेशन अभी किया था उसमें कितना आ रहा था? 78 lakhs। मतलब 35 35 एज के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है। आप आसानी से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और एक बात समझ लीजिए, ये जो एजेंसी है आपके पास, इसकी ताकत को समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपके लिए क्या कर सकती है और आप अपने अपने आपके लिए कितना अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसका टेबल है कि फर्स्ट ईयर आप कितना प्रीमियम आप लेके आ रहे हो, एनुअल कमीशन फर्स्ट ईयर आपको कितना मिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये रिन्यूअल के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे 15 साल के बाद आपने काम करना बंद कर दिया है, फिर भी आपका रिन्यूअल जो है वो आता रहेगा। तो अगले 25 साल में अगर आप 40,000 रुपये प्रीमियम पर मंथ अगर आप कर रहे हो फॉर 15 ईयर्स, तो आप 78 लाख रुपीज, 79 लाख रुपीज आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर आपको डिटेल देखना है तो ये डिटेल कैलकुलेशन यहाँ पे है कि एवरी ईयर आपको कितना फर्स्ट ईयर प्रीमियम और रिन्यूअल प्रीमियम, और ये धीरे धीरे फिर जिस तरीके से एक एक मतलब एक एक साल पॉलिसीज मैच्योर होते जाएंगे तो आपका कम होता जाएगा रिन्यूअल कमीशन। ठीक है, और ये 15 साल यहाँ के बाद ये 1,68,000 तो नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने काम करना बंद कर दिया। 15 साल हमने काम किया। ठीक है, तो ये एजेंसी की ताकत है। अगर आप इसको 50,000 करते हो तो देखिए आप 1 करोड़ के आसपास आप इनकम जनरेट कर सकते हो। मुझे यकीन है और मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो सब बहुत बढ़िया है, आप जो दिखा रहे हो ये एक्सेल पे तो बहुत बढ़िया दिखता है, ये 40,000 करो, इसको 50,000 करो, इसको चलो 1 लाख करके देखते, 1 लाख करेंगे तो ये 1,98,00,000 रुपीज 15 साल अगर आप काम करते हो, महीने का 1 लाख रुपए प्रीमियम आप करते हो या 1 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप करते हो तो लगभग 2 करोड़ रुपए आप कमा पाओगे 25 साल में। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी अलग है। ठीक है? मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा। हो सकता है आप ये सोचोगे कि 1 लाख प्रीमियम तो साल में भी नहीं होता है और आप बात कर रहे हो महीने का। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर। ठीक है, कि जितना यहाँ पे आसान दिखता है मार्केट में आसान नहीं है, ये बात मैं एग्री करता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह मार्केट में काम करता हूँ। लेकिन एक बात पे मैं आपके साथ डिसएग्री करता हूँ कि ये नहीं हो सकता है। इस बात के ऊपर मैं आपके साथ डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, ये होता है क्योंकि बिजनेस जो मार्केट में जा रहा है उसको बिजनेस आ रहा है। ये भी मुश्किल नहीं है। देखिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर आपको हर महीना करना है तो वो भी मुश्किल काम नहीं है। आज क्या हो रहा है कि मैंने काफी बार जब मैं पूछता हूँ एजेंट्स को कि आप कितने कॉल करते हो, तो मेजोरिटी 5-10 के ऊपर नहीं जा रहे। महीने के 5 कॉल, महीने के 10 कॉल, अगर आप उतना बिजनेस करोगे तो आपको उतना ही बिजनेस मिलने वाला है, उतना अगर आप कॉल करोगे तो उतना ही। ये सिंपल रेशियो है, हमारा बिजनेस तो पूरा उसी पे चलता है कि आप कितने अपॉइंटमेंट्स करते हो उसके ऊपर आपके बिजनेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप 5 कॉल करते हो और अगर आप मुझे कहोगे कि मार्केट में बिजनेस नहीं है तो मैं तो उस बात को नहीं मानूंगा। देखिए दो चीजें हैं जो आपके पास चाहिए, एक है नॉलेज और दूसरा है अप्रोच। नॉलेज प्रोडक्ट्स का, नॉलेज सेल्स का, नॉलेज क्लाइंट के पास जाने के बाद क्या करना है मुझे इस बात का,
नॉलेज आज मार्केट में क्या हो रहा है उस बात का, ठीक है, और अप्रोच यानी कि एक सही माइंडसेट के साथ अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है आपके लिए। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे यकीन है कि कई आप में से कई लोग ये कहेंगे कि ये तो मेरे लिए नहीं है यार, 1 लाख कहाँ से करेंगे यार, 1 लाख एक महीने का, ये तो 12 लाख रुपए साल का, महीने का 1 लाख रुपए, ये तो पॉसिबल है नहीं शायद। कुछ लोगों ने तो अभी तक वीडियो देखना बंद कर दिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कहोगे कि ये हो सकता है, अगर आप कहोगे कि ये नहीं हो सकता है, आप सही हो। देखिए आखिर में क्या है, रिटायरमेंट आपका है, करना किसको है, आपको है। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर लोगे, अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर दो बातें याद रखना, एक मैन एट वर्क, दूसरा मर्सी एट वर्क। तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, मनी एट वर्क, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। तो सोचिए इसके बारे में, ठीक है। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए सही अप्रोच के साथ आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो आपका अप्रोच चेंज कर सकती है। हम जब भी एक क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट की सोच क्या होती है कि ये आदमी मुझसे कुछ लेने के लिए आया है, ये कुछ लेने के लिए आ रहा है मुझसे, और वो देने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि आप लेने के लिए आ रहे हैं। ये वो सोचता है, ये उसकी सोच है क्लाइंट की, कि आप उससे कुछ लेने के लिए आ रहे हो। और हमारी सोच क्या होती है, जब हम एक कॉल को अप्रोच करते हैं तो हमारी सोच क्या होती है कि मुझे उस आदमी के पास जाके एक पॉलिसी लेके आनी है। तो हम दोनों भी एक ही लेवल पे सोच रहे हैं, वो सोच रहा है ये लेने के लिए आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ मुझे जाके उससे वो पॉलिसी लेके आनी है। प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि अगर आप मुझसे कुछ लेने के लिए आए हो तो मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ। तब तक नहीं हूँ जब तक मुझे पता नहीं होता या मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पता। आप खुद अपने आप को उस क्लाइंट के सिचुएशन में रख के देखिए। तो आप ये सोचिए कि मुझे उससे कुछ लेके नहीं आना है, मुझे उसको कुछ दे के आना है। मैं लेने के लिए नहीं जा रहा उसके पास, मैं वो पॉलिसी लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं उसके पास, मैं उसको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ। तो हम उसको क्या दे सकते हैं, हम उसको एक अच्छी और सही सलाह दे सकते हैं। हम उसको उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए फंड क्रिएट करके दे सकते हैं, हम उसको उसके रिटायरमेंट के लिए फंड क्रिएट करके दे सकते हैं, हम उसको उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षितता करके दे सकते हैं, ये हम उसको दे सकते हैं। तो अगर आप उसको देने के लिए जा रहे हो तो क्लाइंट की भी सोच बदलेगी कि ये आदमी मुझे कुछ देने के लिए आ रहा है, और जब आप किसी को दे रहे हो तो लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल डिफरेंस है अप्रोच का, ठीक है? सोच के देखिए। मैं फिर से वही बात कहूंगा, रिटायरमेंट प्लानिंग आपका है। हर जो जिम्मेदारी होती है, हमारी जो जिम्मेदारी है जो जाके हम क्लाइंट के साथ निभाते हैं, कि उसको उसका रिटायरमेंट प्लानिंग करके देना, उसके बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग करके देना, ये सारी जिम्मेदारियां भी हमारी है। हमें भी यही सब कुछ करना है। तो क्यों करना है और कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो अब एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जब भी क्लाइंट मुझे पूछता है कि कब स्टार्ट करना है, तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि सर कल का दिन बहुत अच्छा था, उससे उससे बेटर दिन है आज का, क्योंकि कल तो ना तो आपने देखा और ना मैंने देखा। तो जितना जल्दी हो सके उतना रिटायरमेंट के प्लानिंग के बारे में, अपने बारे में सोचिए, और जल्दी से अपने लिए एक पीपीएस अकाउंट ओपन कर लीजिए। अपने लिए एक पीपीएस अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो ये पीपीएस अकाउंट क्या है, यह है पर्सनल पेंशन अकाउंट। आपका खुद का पर्सनल पेंशन अकाउंट,
या पर्सनल पेंशन स्कीम स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ईपीएस होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट देती है एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन हम तो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, हमारे लिए पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है, तो हमारे पेंशन का प्रोविजन हमें ही करना पड़ता है, इसीलिए तो ये पर्सनल है। तो पर्सनल पेंशन स्कीम स्टार्ट कर लीजिए। अब ये कहीं बैंक में जाके आपको ओपन नहीं करना है, एक जीवन आनंद पॉलिसी ले लीजिए, वही आपके लिए आपका पर्सनल पेंशन स्कीम हो गया। ठीक है? तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचिए, उस ट्रायंगल के बारे में सोचिए, उस 3 ऑप्शंस के बारे में सोचिए, आपको कहाँ पे रहना है इसके बारे में सोचिए। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज जन्माष्टमी का दिन है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन के सारथी थे और उसके मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने उनको, पांडवों को युद्ध जीतने में मदद की थी, मार्गदर्शन किया था उनका, वैसे ही आपके जो मार्गदर्शक है, जो कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिनसे हम काफी बार दूर भागते हैं, तो सोचिए कि अगर अर्जुन श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से दूर भागता तो महाभारत का रिजल्ट कुछ अलग ही होता, और हम कहते कि काश अर्जुन उनकी बात सुन लेता। तो उसी तरीके से हमारी जिंदगी में वही है कि जो हमारे मार्गदर्शक है, जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनसे मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए और अपने लिए एक रिटायरमेंट का प्लान बनाइए, अपने लिए एक बिजनेस का प्लान बनाइए। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये सब कुछ तो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख महीने का प्रीमियम करना बहुत आसान है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मुझे बोलने के लिए क्या रहता है, लेकिन आप भूलिए मत, आप भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो अब पहले शुरुआत तो कर लीजिए, सोचना तो कम से कम शुरू कर लीजिए, प्लान ऑफ एक्शन तो बनाइए। फिर अगले वीडियो में बात करते हैं कि वो 1 लाख रुपए मंथली प्रीमियम आप किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तब तक अपने लिए एक प्लान बना लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपके समय के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और ज़रूर अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में ज़रूर सोचिए। थैंक यू।